ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज गाइनोकोलॉजी में हमने जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो था एग्जामिनेशन ऑफ बुल फॉर ब्रीडिंग साउंडनेस। ये हम और इसके अंदर हम सिस्टम में क्या क्या हम चेक करेंगे ये हमने देख लिया था। अब हमने जो आज देखना है वो देखना है NMSH। N का मतलब न्यूरो, M का मतलब मस्कुलो, S स्केलेटन एंड H हूव्स। तो इसके बारे में आज जो है हम इसकी जानकारी लेंगे। यह प्रजनन योग्य सांड के चयन का मुख्य आधार है, क्योंकि जब सांड मादा पशु को गर्भित करने हेतु सहवास की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उस पर माउंट करता है तो उसके शरीर का संपूर्ण वजन पिछले पैरों और खुरों पर आ जाता है। अतः यदि यह सही नहीं हो तो सांड का एजैकुलेशन थ्रस्ट जो है सीमन की वो संपूर्ण व सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए निरीक्षण के दौरान सांड के पिछले पैरों के निम्न लक्षण को सावधानी से देखना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं जॉइंट्स एंड देयर एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट जोड़ और उनसे बनने वाले जो एंगल है। और इसके बाद में है गेट, पशु की चाल। NMSH पिछले पैरों उपरोक्त बातों के अलावा निम्न लक्षणों को साउंडनेस के लिए अवश्य देखना जरूरी है। तो यही जो लक्षण है हमने जो दोनों में पढ़ लिए हैं वो ये विशेष है। वो पिछले पैरों का टार्सल संधि का जोड़ उचित अथवा है या नहीं है। ये कोण ना तो छोटा होना चाहिए और ना ये बड़ा होना चाहिए। तो अब आप देखिए, पहले तो टार्सल देखो, अब कार्पल आगे है तो टार्सल पीछे के पैरों का हुआ। तो अब टार्सल का जो कोण है वो आप देखो, टार्सल जो कोण है वो नॉर्मल होना चाहिए। अभी इसकी नॉर्मल पोजीशन यहाँ दिखा रखी है नंबर 1, फिगर नंबर 1 में ये नॉर्मल है। देखिए जो कोण जो है, देखिए हॉक जॉइंट और फ्लेंजेस देखें आप, तो यहां पे बिल्कुल जो है सीधा, ये देखें आप कोण जो है किस तरह से बन रहा है। ये देखिए जो हॉक ने कितना टर्न लिया हुआ है बैक साइड में, और फिर जो है वो मेटाटार्सल, फ्लेंजियो मेटाटार्सल जो जोड़ है उसने देखिए कितना टर्न लिया हुआ है। ये नॉर्मल है। अब इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा पीछे होना वो एबनॉर्मलिटी में आएगा। तो यहाँ ये इसकी एबनॉर्मलिटी भी इन्होंने दी है, वो हम देखेंगे। पहले इसको पढ़ें, छोटा या बड़ा ना हो। इसी प्रकार मेटाटार्सोफेलेंजियल जोड़ जो अभी मैंने ये बताया, जो ये लाइन दो जॉइंट को देखिए, ये जो लाइन ब्लैक है वो ऊपर हॉक जॉइंट को टच कर रही है, नीचे मेटाटार्सोफेलेंजियल जोड़ को ये टच कर रही है। तो ये दो जोड़ हैं, इन दोनों का विशेष कोण जो है ध्यान में रखना चाहते हैं। जोड़ भी उचित व घुमा हुआ हो, इसका कोण अथवा घुमाव न तो एकदम कम हो न ही ज़्यादा सीधा हो। कोण सांड की साधारण अवस्था में हो, तो ये साधारण है। अब असाधारण स्थितियाँ जो आ सकती हैं जिसमें पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी आपको पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आती है सिकल हॉक कोण फॉर्मेशन। सिकल हॉक जो है कोण, वो सिकल की तरह, सिकल क्या होता है, हंसिया। इस तरह, ये देखिए मेरा हाथ आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरह हो जाना, ये हंसिया बन गया। और किसका, सिर्फ जो है टार्सल का।
तो ये सिकल हॉक कोण फॉर्मेशन, इसमें टार्सस संधि का कोण छोटा होता है और इसके कारण से पशु के हॉक जोड़ में सूजन आ जाती है तथा पशु लंगड़ा करके चलता है। तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। इसके बाद में आता है पोस्टिनेज या पोस्ट लेग बुल। पोस्ट लेग बुल, इसमें क्या होता है, इस स्थिति में ये सेकंड दिखा रखा है इन्होंने, इस थर्ड वन, फर्स्ट वन नॉर्मन है, फिगर जो 2 है वो सिकल हॉक है, तीसरा पोस्ट लेग्ड है या पोस्टिनेज, एक ही बात है। इस स्थिति में क्या होता है, टार्सल जोड़ का कोण बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिए इसमें कोण छोटा हुआ, इसमें कोण बढ़ गया, तो ये बढ़ गया तो ये यूं सीधा हो गया बिल्कुल पैर, ये देखिए यूं हो गया। इसमें टार्सल जोड़ का कोण बढ़ जाता है, इसमें मेटाटार्सोफेलेंजियल जोड़ का कोण कम हो जाता है। ये देखिए मेटाटार्सल फ्लेंजियो जोड़, ये जो नीचे है ये देखें आप, ये जोड़ ये देखिए कितना कम हो गया बिल्कुल। अब इस स्थिति में टार्सल जोड़ का कोण बढ़ जाता है, इसमें मेटाटार्सोफेलेंजियल जोड़ का कोण कम हो जाता है तथा इसके कारण से पेस्टर्न जॉइंट एवं स्टाइफल व हॉक जॉइंट में कोणीय दुर्बलता आ जाती है। अब देखिए स्टाइफल जॉइंट आगे ऊपर है, टच कर रहा है जहाँ, ये देखिए ये ब्लैक जो लाइन है वो ऊपर जहाँ थाई के पास टच कर रही है, ये स्टाइफल, और ये यहाँ सेकंड टच कर रही है ये हॉक जॉइंट, और ये जो है नीचे पेस्टर्न जॉइंट। तो अब आपको ये अगर ये, चलिए मैं आपको यूँ आपको समझा ही देता हूँ, इस डायग्राम से ये आप देख लें, दोनों समझा देता हूँ। पहले आप देखिए इसको, पहले ये देखिए, ये यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा सिकल जो है वो हॉक, ये हमने पढ़ा। इसमें क्या था, टार्सल संधि का कोण छोटा हो जाता है। ये देखिए ये कोण जो है इससे छोटा हो गया, ये यूं हो गया ना, यूं जितना होता चलेगा छोटा होगा कोण, यूं होता चला जाएगा। आप लोगों ने पढ़े हुए कोण, तो यूं बढ़ा, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45, इस तरह से आपने पढ़ा। तो ये देखिए ये कोण छोटा हुआ, ये कोण छोटा हो गया, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये सूजन आ जाती है इसमें, इस जॉइंट में। तो ये देखिए यही तो कह रहा है कि हॉक जो जॉइंट में जो है सूजन आ जाती है और लंगड़ा के पशु चलता है। इसके बाद में हमने देखा पोस्ट लेग्ड, ये पोस्ट लेग्ड आ गया। पोस्ट लेग्ड में क्या हुआ, इसके अंदर देखिए टार्सल जोड़ का कोण बढ़ गया, ये टार्सल कोण है ये बढ़ गया, देखिए ये ज़्यादा हो गया, इसका कोण ज़्यादा हो गया, और जो ये कोण है वो छोटा हो गया। इससे क्या हुआ, और अब आप देखिए ये तीनों जोड़, ये पेस्टर्न जॉइंट, ये हॉक जॉइंट और ये स्टाइफल जॉइंट, ये तीनों एक सीध में आ गए। ये देखिए आप, ये एक तीनों सीध में आ जाते हैं। तो यही ये कह रहा है कि जोड़ का कोण हो जाता है और कोणीय दुर्बलता आ जाते हैं, इससे ये जोड़ सीधे रहने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति को पोस्ट लेग्ड बुल जो है वो कहते हैं। अब आता है कंप्लेंट बिहाइंड, ये कंप्लेंट बिहाइंड। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो है टार्सल का कोण बहुत बड़ा हो जाएगा, उसे ये देखें आप, बहुत बड़ा हो गया, ये टार्सल जो है का कोण है ये बड़ा हो गया, ये पैर पीछे की तरफ आ गया हुआ है, ये देखें ये पैर पीछे की तरफ आ गया, तो ये देखिए और बढ़ गया हुआ है, ये 180 से भी ऊपर हो गया मुझे लगता है। तो ये देखिए ये बढ़ गया हुआ है कोण, तो ये कोण बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है कंप्लेंट बिहाइंड। अब इसके बाद में आता है बो लेग्ड और नैरो बेस और मीडियल रोटेशन।
अब इसमें भी आप देखेंगे कि एक नॉर्मल स्थिति है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं डायग्राम से समझा दूंगा। बो लेग्ड, फींचियो, अपने आम भाषा में मारवाड़ी में कहते हैं वो फींचियो, तो यानी कि वो पीछे वाले पैर जो है बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, फींचिया बोलते हैं इसको आम भाषा में गाँव में। बो लेग्ड, न्यून आधार या मध्य घुमाव। इस दोष में पीछे का पैर मध्य की तरफ घूम जाता है, जिससे खुर की बाह्य दीवार पर दबाव बढ़ जाता है। यस, इसमें सांड में लंगड़ापन आ जाता है, इसके खुरों को बार बार काटना पड़ता है। ये दोनों पढ़ने के बाद इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब आता है हॉक वाइट, काउ हॉक वाइड बेस और लेटरल रोटेशन और टॉयड आउट स्टेज, टॉयड आउट स्टेज। इस दोष में पीछे के पैर बाह्य तरफ घूम जाते हैं, पैर बाहर घूम गए तो अब घुटने अंदर की तरफ आ जाएंगे, यूं समझ लो। इसमें घुटने बाहर की तरफ आए, उसमें अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बाह्य तरफ घूम जाते हैं, इससे खुर की दीवार की आंतरिक सतह पर दबाव आता है और सांड में लगनापन आ जाता है। तो ये हम दो डायग्राम की इससे समझ लेते हैं। उसके बाद में तो क्रैम्पनेस और ये है वो तो बाद में हम देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। तो अब आप इसको दोनों को देखें आप इस अवस्था में। यहाँ आप देखें, ये कह रहा है कि इस दोष में पीछे का पैर मध्य की तरफ, ये आप देखें ये बाहर की तरफ जो है वो घूम गए हुए हैं, जिससे खुर की बाह्य दीवार, अब जैसे ये यूं आ जाएंगे बाहर की तरफ, तो ये पैर खुर के यूं रखे जाएंगे, यूं रखे जाएंगे। ये देखिए यूं ये रखे जाएंगे, ये देखिए ये। तो ये बाहरी अंदर वाला खुर का पोजीशन हल्की सी ऊपर उठ जाएगी और बाहर की जो है यूं रहेगी, तो उस पर अकेले पे दबाव आता रहेगा। यूं आ जाएंगे ये दोनों, ये इस तरह से नीचे वाले, तो इस पे बाहर वाली जो सतह है उस पर जो दबाव आता रहेगा। अब अगर ये यूं घूम गए तो अंदर वाली सतह पे खुर की दबाव आता रहेगा और बाहर वाली थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी, तो इससे भी पशु लंगड़ा के चलेगा, इससे भी लंगड़ा के चलेगा। तो ये कहना चाह रहा है। तो ये दोनों अवस्थाएं जो है वो। अब जो है आता है एंठन, क्रैम्पनेस, और अपने कहते रहते हैं पंजाबी जी कहते कड़ेल पैगी, और अपने आम भाषा में कह देते हैं खिंचाव आ गया, खिंचाव आ गया। तो ये अवस्था है ये एंठन, संलक्षण खिंचाव है एक ही बात। और स्नायु मांसपेशी सस्तंभी, ये पता नहीं क्या है, क्रैम्पनेस, स्पास्टिक सिंड्रोम और स्ट्रेच एक ही बात है, और न्यूरोमस्कुलर स्पास्टिसिटी। ये बीमारी पशु वयस्क सांडों में पाई जाती है। इन बीमारियों के कारण पशु खड़ा नहीं रह पाता और ज्यों ही तंत्रिका मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पशु दर्द के कारण बेचैन होता है और लेट जाता है। और नर पशु मादा पशु पर माउंट करने में असमर्थ हो जाता है। या वो जैसे ही माउंट करता है, खिंचाव आता है, तो वो तुरंत डाउन जो है वो नीचे उतर आता है और गिर जाता है। ऐसी अवस्था आ जाती है। ऐसी स्थिति जो है वो ये क्रैम्प से, खिंचाव आ जाना एकदम से, कोई पैर में खिंचाव आ गया, टांग में खिंचाव आ गया। इसके बाद में आता है स्पास्टिक पैरासिस, सहस्तंभी आंशिक घात, इल्सोहील, स्पास्टिक पैरालिसिस हल्का। यह युवा सांडों का रोग है जो 1 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। इस रोग में गैस्ट्रोक्नीमियस, ये हमने लिगामेंट पढ़े हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस व सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल
गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल में खिंचाव आता है तथा इस खिंचाव के कारण स्टाइफल जॉइंट व हॉक जॉइंट करीब करीब सीधे ही रह जाते हैं। आपने सर्जरी में जो है वो घोड़ा क्यों खड़ा रहता है या स्टे अपरेटस इन हॉर्स पड़ा होगा, उसमें ये गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का खिंचाव जो है बताया गया होगा। और उसमें तो दो मसल क्रॉस करते हैं ना, इसलिए खिंचाव आता है और फिर वो घोड़ा बैठता नहीं है, सेम पोजीशन आती है। इसमें भी इनमें दोनों में खिंचाव आता है। तो स्टाइफल जॉइंट व हॉक जॉइंट करीब करीब सीधे रह जाते हैं, इससे पिछले पैर हवा में रहते हैं तथा भूमि को नहीं छू पाते हैं। तो ये एबनॉर्मलिटीज हमने पढ़ी। अब सांड के खुर की जांच करते समय निम्न बातों को आवश्यक रूप से देखना चाहिए। खुर सामान्य आकार के हों, पशु का वजन ग्रहण करने के लिए खुर पूर्ण रूप से भूमि पर टिके हुए होने चाहिए, पूरा नीचे लगना चाहिए। खुर बाह्य व आंतरिक रूप से आकार में समान, सममित, संतुलित सिमेट्रिकल हो। सांड की चाल अच्छी कोऑर्डिनेटेड हो। अन्य बातों में सांड का सिर बड़ा हो, मजबूत व मोटी गर्दन हो, गल कामल यानी कि डुलप व अधरवक्ष यानी कि छाती ब्रिस्कट रीजन आकार में अच्छी हो, बड़ी हो और थोड़ा चौड़ी हो। अच्छी का मतलब चौड़ी हो। थुई हम्प भी भारी भरकम हो और हार्ट गर्थ यानी कि हृदय परिधि एब्डोमिनल गर्थ से बड़ी हो। हृदय की जो ये वाला पोर्शन है, ये अगर यहाँ से गर्थ लिया जाए, मिना जाए पेट वाली जगह से, तो ये वाला जो है बड़ा आना चाहिए पोर्शन, ये होना चाहिए। एक्चुअल में पेट छोटा होना चाहिए कुल मिला। विशेष रोग विषयक प्रजनन तंत्र का निरीक्षण यानी कि स्पेशल क्लिनिकल एग्जामिनेशन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस परीक्षण के अंदर 3 बातों को देखते हैं। सांड के बाह्य प्रजनन अंग का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेरिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सांड के आंतरिक अंग का परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया। अन्य में है लिबिडो, कैसी है उसकी काम वासना, कैसी है, थ्रस्ट कैसा है उसका, माउंट करने के बाद में जो है वो किस तरह की वो थ्रस्ट जो है वो देता है। सहायक प्रजनन लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी में क्या होता है, फीमेल को देख के वो एक्शन में आता है नहीं आता, ये सारे सेकेंडरी उसमें आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में आते हैं, मेल में आते हैं, वो एज इट इज। तो अब इसमें जो है वो सांड के बाह्य प्रजनन अंग में हमें सब पढ़ रहा है कि कौन कौन से अंग हैं जो देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्क्रोटम एवं टेस्टिस, दोनों टेस्टिस विद स्क्रोटम ये होता है। एपिडिडाइमस, जबकि ये इसका एग्जामिन बड़ा मुश्किल है। यह सिशन, पेनिस एंड प्रिप्यूस। वृक्षण में निम्न बातों का परीक्षण जरूरी है। वृक्षण की दीवार पतली लचकदार फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। दोनों वृक्षण कोष में सामान्य आकार के हों और स्क्रोटल हर्निया नहीं हो। ये भी होता है स्क्रोटल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया हमने पढ़े हैं।
स्पर्मेटिक कोड जो है वो मुड़ी हुई ट्विस्टेड नहीं हो। स्पर्मेटिक कोड ये तो फील कर ही सकते हैं बाहर, ये हो सकती है। टेस्टिज में निम्न बातों को सावधानी से जांचें, क्योंकि वीर्य उत्पन्न करने वाली इसको फैक्ट्री कहते हैं। इसी पर सीमन की मात्रा व क्वालिटी निर्भर करती है। टेस्टिज का परीक्षण दोनों हाथों से सावधानी पूर्वक अपने हाथ से स्पर्श करके करना चाहिए। वृक्षणों के परीक्षण के लिए निम्न आयाम आकार व नाप, शेप है साइज, संख्या में दो आकार में समान हो, देखें कहीं छोटे तो नहीं है, हाइपोप्लेसिक तो नहीं है कहीं, हाइपोप्लेसिया। हाइपोप्लेसिया क्या है? ये हाइपोप्लेसिया तो होता है, हाइपोप्लेसिक तो नहीं है कहीं, छोटे तो नहीं है कहीं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपके पास है, शायद उसमें सही कर लिया होगा नई बुक्स में। इसमें तो हाइपोप्लेसिया होता है, हाइपोपेसिया तो क्या बटे, कोई ऐसा शब्द पढ़ा नहीं है। हाइपोप्लेसिया एंड लेट वी सी अगेन। लेंथ उसकी समान हो, स्क्रोटम से जुड़े हुए तो नहीं कहीं टेस्टिस। वृक्षण कोश में है या नहीं, कहीं केवल एक ही टेस्टिस तो नहीं होता। क्रिप्टोर्किडिज्म, मोनो क्रिप्टोर्किडिज्म, अन्य जैसे असाधारण, मुलायम, कठोर, बड़े, सूजन आदि तो नहीं है कहीं। तो ये हमने इनकी जांच जो है वो करनी है। तो लेसन नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट हमारा, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो है सेशन के बारे में, पेनिस के बारे में, इसकी जो है एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।